दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान इटली पहुंचे और वहां पर रोम में पहुंचकर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसने दुनिया में हड़कंप मचा डाला है। रोम में पीएम मोदी ने एक ऐसी मीटिंग की जिसने रातों रात बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल ला दिया है। ड्रैगन के रणनीतिकार रात भर नक्शे फैलाकर अपनी गलतियां खोज रहे हैं और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर खुलेआम चीख पकार मची हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में कुछ मुलाकातें केवल औपचारिक नहीं होती, बल्कि वे आने वाले समय की वैश्विक दिशा तय करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 5 देशों की यात्रा के दौरान इटली की राजधानी रोम में जो कुछ हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दुनिया इसे सिर्फ एक राजनयिक मीटिंग मान रही थी, लेकिन जैसे जैसे अंदर की खबरें बाहर आने लगीं, वैसे वैसे बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक बेचैनी बढ़ने लगी। रोम के बंद कमरों में हुई इस रणनीतिक बैठक ने चीन के उस बड़े सपने को झटका दे दिया है जिस पर उसने पिछले कई वर्षों में हजारों अरब डॉलर खर्च किए हैं। यही वजह है कि चीनी मीडिया अचानक आक्रामक भाषा में बयान देने लगा है और पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में बैठे तथाकथित रणनीतिकारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा है। असल में यह पूरा मामला केवल एक मीटिंग का नहीं, बल्कि उस बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था का संकेत है जिसमें भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी ने रोम में जिन नेताओं से मुलाकात की, उनमें यूरोप के बड़े रणनीतिक साझेदार, ऊर्जा कंपनियों के प्रमुख और रक्षा क्षेत्र के प्रभावशाली चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि इन बैठकों का केंद्र हिंद महासागर, भूमध्य सागर और एशिया यूरोप कॉरिडोर को जोड़ने वाली नई आर्थिक रणनीति थी। यही वह बिंदु है जिसने चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि पिछले 1 दशक से चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर आर्थिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। चीन को लगता था कि उसके बनाए बंदरगाह, रेल नेटवर्क और व्यापारिक कॉरिडोर दुनिया को उसकी आर्थिक शक्ति के सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन रोम में भारत ने जिस नए समीकरण की नींव रखी, उसने चीन की इस पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। सूत्रों के अनुसार भारत ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक ऐसे वैकल्पिक व्यापार और कनेक्टिविटी नेटवर्क पर बातचीत तेज कर दी है जो सीधे तौर पर चीन के BRI को चुनौती दे सकता है। यह वही योजना मानी जा रही है जिसमें भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले नए कॉरिडोर पर काम हो रहा है। यदि यह योजना पूरी ताकत से आगे बढ़ती है तो चीन के कई बंदरगाह और उसके व्यापारिक मार्ग कमजोर पड़ सकते हैं। यही वजह है कि बीजिंग की बेचैनी अचानक बढ़ गई है। चीनी सरकारी मीडिया में लगातार ऐसे लेख प्रकाशित होने लगे हैं जिनमें भारत की विदेश नीति को आक्रामक और खतरनाक बताया जा रहा है। यह वही चीन है जो सामान्य परिस्थितियों में खुद को शांत और आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया बता रही है कि कहीं न कहीं भारत की रणनीति ने उसकी नस पर हाथ रख दिया है। पाकिस्तान की बेचैनी की वजह भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाकर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया था। बीजिंग का सपना था कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच मिल जाएगी और वह भारतीय महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा सकेगा। लेकिन यदि भारत यूरोप और मध्य पूर्व के साथ मिलकर नया कॉरिडोर खड़ा कर देता है तो ग्वादर की रणनीतिक अहमियत काफी कम हो सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर अचानक भारत के खिलाफ तीखी बहसें शुरू हो गई हैं। वहां के एंकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन को घेरने की साजिश कर रहा है। रोम की इस मीटिंग के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वह है भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत। कुछ साल पहले तक दुनिया भारत को केवल एक बड़ा बाजार मानती थी, लेकिन आज वही दुनिया भारत को एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में देखने लगी है। यूरोप इस समय ऊर्जा संकट, सुरक्षा चुनौतियों और चीन पर बढ़ती निर्भरता से परेशान है। ऐसे में भारत उसके लिए एक स्थिर और लोकतांत्रिक विकल्प बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने इसी मौके को भांपते हुए इटली में कई अहम आर्थिक और रणनीतिक समझौतों पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि इन चर्चाओं में रक्षा तकनीक, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, ग्रीन एनर्जी और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।
चीन की असली चिंता केवल आर्थिक नहीं है बल्कि सामरिक भी है। यदि भारत यूरोप और मध्य पूर्व के साथ मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क बना लेता है तो हिंद महासागर में चीन की पकड़ कमजोर हो सकती है। अभी तक चीन अपने बंदरगाहों और निवेश के जरिए कई देशों पर प्रभाव बनाए हुए था, लेकिन भारत जिस मॉडल को आगे बढ़ा रहा है उसमें पारदर्शिता, साझेदारी और स्थानीय हितों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यही कारण है कि कई देश अब चीन की बजाय भारत के साथ जुड़ने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। रोम में हुई इस रणनीतिक हलचल का एक बड़ा संदेश यह भी है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह खुद वैश्विक एजेंडा तय करने की क्षमता हासिल कर चुका है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अक्सर पश्चिम और चीन के बीच संतुलन बनाने वाले देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारत अपनी स्वतंत्र रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी की हर विदेश यात्रा अब केवल औपचारिकता नहीं रहती, बल्कि उसके पीछे बड़ा भू राजनीतिक संदेश छिपा होता है। इसी बीच चीन के कुछ विशेषज्ञों ने खुले तौर पर यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता बीजिंग के लिए चुनौती बन रही है। चीन को डर है कि यदि यूरोप और पश्चिमी देश भारत को अपनी सप्लाई चेन और व्यापारिक नेटवर्क का केंद्र बनाने लगे तो दुनिया में चीन की आर्थिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि चीनी मीडिया लगातार भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितना ज्यादा चीन आक्रामक बयान देता है, उतना ही यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत की रणनीति असर दिखा रही है। रोम की इस मीटिंग के बाद दुनिया में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बन सकता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, उसकी विशाल अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर उसे एक बड़ी ताकत बना रहा है। यूरोप भी अब यह समझने लगा है कि एशिया में केवल चीन पर निर्भर रहना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए वह भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। पीएम मोदी ने इसी अवसर का फायदा उठाते हुए रोम में कई स्तरों पर ऐसी बातचीत की जिसने चीन की नींद उड़ा दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी बन चुका है। चीन हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि एशिया में वही सबसे प्रभावशाली शक्ति है, लेकिन अब भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता उस धारणा को चुनौती दे रही है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इसलिए और मुश्किल है क्योंकि उसकी पूरी आर्थिक रणनीति काफी हद तक चीन पर निर्भर है। यदि चीन कमजोर पड़ता है या उसके प्रोजेक्ट्स की उपयोगिता घटती है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि इस्लामाबाद में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। आज दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है जहां केवल सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि व्यापारिक कॉरिडोर, सप्लाई चेन और रणनीतिक साझेदारियां भी वैश्विक शक्ति का आधार बन चुकी हैं। पीएम मोदी ने रोम में जो संदेश दिया वह यही था कि भारत अब इस नई वैश्विक व्यवस्था में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और शायद यही कारण है कि बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक अचानक हलचल मच गई है, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि भारत अब केवल उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक समीकरण बदलने वाली ताकत बनता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रोम में बैठे बैठे भारत ने चीन के हजारों अरब डॉलर वाले सपने की जड़ें हिला दी? चीन का सरकारी मीडिया अचानक से इतना बौखला क्यों उठा है कि वो सीधे तौर पर धमकियां देने लगा है? और क्यों पाकिस्तान के बड़े बड़े थिंक टैंक गहरे डिप्रेशन में चले गए हैं, जिन्हें लगने लगा है कि आने वाले समय में दुनिया के नए ट्रेड मैप से उनका नामो निशान पूरी तरह मिट जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करेंगे जिसने बिना एक भी गोली चलाए ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्रा केवल एक औपचारिक डिप्लोमैटिक दौरा नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बदलती वैश्विक ताकतों के बीच भारत की उभरती हुई निर्णायक भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। यूएई से लेकर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और फिर इटली तक जिस अंदाज में भारत का स्वागत हुआ, उसने पूरी दुनिया को यह संकेत दे दिया कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र तेजी से बदल रहा है। कुछ साल पहले तक जो देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में देखते थे, वही देश आज भारत को भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक महाशक्ति मानकर उसके साथ खड़े होने की होड़ में दिखाई दे रहे हैं।
रोम की सड़कों पर जब भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, जब यूरोप के बड़े नेताओं ने खुले मंचों से भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की बात की, तब यह केवल कूटनीतिक तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि यह बदलते वैश्विक समीकरणों का सार्वजनिक ऐलान था। सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी देश में दिखाई दी तो वह था चीन। बीजिंग को अब यह डर सताने लगा है कि जिस आर्थिक साम्राज्य को उसने पिछले 1.5 दशक में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए खड़ा किया था, उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है और उसकी जगह अब भारत के नेतृत्व वाला नया आर्थिक गठबंधन दुनिया के सामने आकार ले रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को चीन केवल एक सामान्य विदेश दौरे के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि वह इसे अपने वैश्विक प्रभाव के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती मान रहा है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है IMIC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह केवल रेलवे लाइन, बंदरगाह और व्यापार मार्गों का नेटवर्क नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशकों के वैश्विक व्यापार का नया नक्शा है। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसमें भारत को एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच सबसे बड़े कनेक्टिंग पावर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब, UAE और भारत जैसे देश जिस तरह इस परियोजना पर साथ आए हैं, उसने चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चीन बहुत अच्छी तरह समझता है कि अगर यह कॉरिडोर पूरी ताकत के साथ सफल हो गया तो दुनिया का व्यापारिक संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। अभी तक चीन का BRI प्रोजेक्ट दुनिया के कई देशों पर आर्थिक प्रभाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार था। चीन बंदरगाह बनाता था, सड़कें बनाता था, कर्ज देता था और फिर धीरे धीरे उन देशों की नीतियों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता था। लेकिन अब IMIC चीन के इसी मॉडल को सीधी चुनौती दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां चीन का मॉडल कर्ज और दबाव पर आधारित था, वहीं भारत का मॉडल साझेदारी, विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित बताया जा रहा है। यही कारण है कि यूरोप के कई देश अब चीन से दूरी बनाकर भारत के साथ नई रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प भूमिका इटली की मानी जा रही है। इटली वही देश है जिसने 2019 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस समय चीन ने इसे अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताया था, क्योंकि पहली बार कोई बड़ा पश्चिमी और G7 देश खुले तौर पर चीन की वैश्विक परियोजना से जुड़ा था। बीजिंग को लगा था कि अब यूरोप के बाकी देश भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाएंगे, लेकिन समय के साथ इटली को यह समझ आने लगा कि चीन के साथ यह साझेदारी उतनी फायदेमंद नहीं है जितनी दिखाई गई थी। चीन के साथ व्यापार बढ़ने के बजाय इटली का व्यापारिक घाटा और बढ़ता गया। इटली को उम्मीद थी कि चीनी निवेश उसकी अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, लेकिन इसके उलट चीन ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश ज्यादा की। यही कारण रहा कि धीरे धीरे इटली की राजनीति और रणनीतिक सोच में बदलाव आने लगा। अब 2026 आते आते वही इटली भारत के साथ खुलकर खड़ा दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी है। यूरोप अब यह समझ चुका है कि आने वाले समय में अगर उसे चीन की मोनोपोली से बाहर निकलना है तो भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना उसकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। प्रधानमंत्री मोदी की रोम यात्रा ने इसी संदेश को और मजबूत किया है। भारत और इटली के बीच रक्षा, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती बातचीत ने चीन की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी वैश्विक सप्लाई चेन थी। दुनिया की फैक्ट्रियां चीन पर निर्भर थीं, लेकिन कोरोना महामारी, ताइवान संकट और बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बाद पश्चिमी देशों को यह महसूस हुआ कि केवल चीन पर निर्भर रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आया। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार, युवा जनसंख्या और स्थिर राजनीतिक नेतृत्व ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यही कारण है कि आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक हर कोई भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहता है। IMIC इसी बदलती रणनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत से सामान समुद्री रास्ते से UAE पहुंचेगा, वहां से रेल नेटवर्क के जरिए सऊदी अरब और मध्य पूर्व के दूसरे हिस्सों तक जाएगा और फिर यूरोप तक पहुंचेगा।
इससे समय भी बचेगा, लागत भी कम होगी और चीन के नियंत्रण वाले रास्तों पर निर्भरता भी घटेगी। यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि BRI के जरिए चीन ने जो वैश्विक आर्थिक जाल बिछाया था, IMIC उसी को काटने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल तस्वीरों और भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है। यह संदेश है कि दुनिया अब केवल चीन केंद्रित व्यवस्था से बाहर निकलना चाहती है और भारत को नए शक्ति केंद्र के रूप में देख रही है। रोम में हुई मुलाकातें, यूरोपीय नेताओं के बयान, खाड़ी देशों का समर्थन और अमेरिका की सक्रिय भूमिका यह साफ दिखा रही है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति का संतुलन तेजी से बदल सकता है। चीन को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर भारत, यूरोप और मध्य पूर्व का यह गठबंधन मजबूत हो गया तो एशिया में उसकी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि बीजिंग के रणनीतिकार लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना अब चीन के लिए आसान नहीं रह गया है, क्योंकि भारत अब केवल दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उसी बदलते भारत की तस्वीर पेश करती है जो अब दुनिया के बड़े फैसलों के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। बस यहीं से ड्रैगन की छटपटाहट और घबराहट शुरू हो गई। चीन को यह बात अंदर ही अंदर खा रही है कि अगर यूरोप और खाड़ी देश भारत के साथ इस नए ट्रेड नेटवर्क में मजबूती से जुड़ गए तो उसकी आर्थिक दादागिरी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। यही वजह है कि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आजकल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका है। वह लगातार अपने आर्टिकल्स में IMIC को अव्यवहारिक और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। चीन की मीडिया बार बार यह दावा कर रही है कि भारत के पास इतने बड़े और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने की ना तो फाइनेंशियल ताकत है और ना ही इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। असली डर चीन को भारत की फाइनेंशियल ताकत से नहीं लग रहा है, बल्कि दुनिया के बदलते हुए मूड से लग रहा है। दुनिया अब चीन की डेड ट्रैप डिप्लोमेसी से पूरी तरह ऊब चुकी है। छोटे और गरीब देशों को मोटा कर्ज देकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनके बंदरगाह और जमीनें कब्जाने वाला चीन का असली चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। साल 2026 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल दर्जनों देश आज भारी कर्ज के बोझ तले दबकर खुद को दिवालिया घोषित करने की कगार पर खड़े हैं और ठीक इसी दुखती रग पर भारत ने अपना हाथ रख दिया है। भारत ने दुनिया की बदलती भू राजनीति में एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने दशकों से चली आ रही कई पुरानी रणनीतियों को एक झटके में कमजोर कर दिया है। आज जब पूरी दुनिया नए व्यापारिक रास्तों, सुरक्षित सप्लाई चेन और तेज कनेक्टिविटी की तलाश में जुटी हुई है, तब भारत ने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो केवल व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि विश्वास, साझेदारी और सम्मान की नई परिभाषा बनता जा रहा है। यही वजह है कि भारत द्वारा शुरू किया गया यह नया आर्थिक कॉरिडोर अब केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल क्रांति माना जा रहा है। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें किसी देश पर दबाव डालने की नीति नहीं अपनाई गई, किसी देश की जमीन या बंदरगाह को कर्ज के बदले गिरवी रखने की कोशिश नहीं की गई और न ही किसी सरकार को आर्थिक जाल में फंसाने की रणनीति बनाई गई। इसके उलट भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि विकास तभी स्थायी हो सकता है जब उसमें हर देश की संप्रभुता और सम्मान सुरक्षित रहे। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े देश अब इस भारतीय मॉडल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। अब जरा इस गेम चेंजर कॉरिडोर के पूरे रूट को समझिए, क्योंकि यहीं से इस पूरे भू राजनीतिक खेल की असली तस्वीर साफ होती है। मान लीजिए भारत के किसी बड़े औद्योगिक शहर में कोई हाईटेक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ऑटोमोबाइल पार्ट तैयार होता है जिसे यूरोप के बाजारों तक पहुंचाना है। पहले यही सामान समुद्र के बेहद लंबे रास्ते से होकर जाता था। जहाजों को हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, समय ज्यादा लगता था, लागत बढ़ती थी और कई बार रास्ते में सुरक्षा संबंधी खतरे भी बने रहते थे।
लेकिन अब भारत ने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का प्लान तैयार कर लिया है। भारत से निकलने वाला यह माल सबसे पहले समुद्री मार्ग से यूएई के आधुनिक और हाईटेक पोर्ट्स तक पहुंचेगा। यूएई पहले से ही मध्य पूर्व का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बन चुका है और भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। वहां से यह सामान हाई स्पीड रेल नेटवर्क के जरिए सीधे सऊदी अरब पहुंचेगा। सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट में इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खुद को तेल आधारित अर्थव्यवस्था से निकालकर एक ग्लोबल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हब बनाना चाहता है। इसके बाद यह कॉरिडोर जॉर्डन से होकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगा और वहां से माल सीधे यूरोप के बाजारों तक पहुंच जाएगा। यानी एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला यह रास्ता केवल दूरी कम नहीं करेगा बल्कि समय और लागत दोनों में भारी कमी लाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए नेटवर्क के जरिए सामान की डिलीवरी में लगभग 40% तक समय की बचत हो सकती है। सोचिए, जो माल पहले कई हफ्तों में यूरोप पहुंचता था वही अब कहीं ज्यादा तेजी और कम खर्च में पहुंच सकेगा। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां और निवेशक इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। यह केवल व्यापार नहीं बल्कि आने वाले समय की नई आर्थिक धुरी बनने जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील पहलू वह है जिसने पाकिस्तान की रणनीतिक नींद उड़ा दी है। अगर आपने पूरे रूट पर ध्यान दिया हो तो आपको एक बात साफ नजर आएगी कि इस महागलियारे में पाकिस्तान का कहीं कोई रोल नहीं है। न उसका कोई बंदरगाह, न उसकी कोई रेल लाइन और न ही उसकी कोई भौगोलिक अहमियत। यही वह झटका है जिसने इस्लामाबाद को अंदर तक बेचैन कर दिया है। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से अपनी भौगोलिक स्थिति को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बताता आया था। उसका दावा था कि दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच वह एक अनिवार्य पुल है। कभी वह अमेरिका को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देता था तो कभी चीन को हिंद महासागर तक पहुंचने का रास्ता दिखाकर अरबों डॉलर हासिल करता था। पाकिस्तान की पूरी रणनीति इसी सोच पर आधारित थी कि उसकी लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन भारत ने इस नए कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान की उसी रणनीतिक अहमियत को लगभग खत्म कर दिया है। अब भारत को यूरोप या मध्य पूर्व तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जमीन की जरूरत नहीं होगी। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान के भीतर भारी बेचैनी देखी जा रही है। वहां के रणनीतिक विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि अगर यह कॉरिडोर सफल हो गया तो पाकिस्तान की भौगोलिक राजनीति की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। खास बात यह है कि यह झटका केवल आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से खुद को इस क्षेत्र का अनिवार्य ट्रांजिट रूट बताता आया था। दूसरी तरफ चीन के लिए भी यह कॉरिडोर किसी बड़े खतरे से कम नहीं माना जा रहा। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया के कई देशों में भारी निवेश किया, बंदरगाह बनाए, रेल नेटवर्क तैयार किए और आर्थिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कई देशों ने बाद में आरोप लगाया कि चीन ने उन्हें कर्ज के जाल में फंसा दिया। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है, जहां कर्ज चुकाने में असफल रहने के बाद बंदरगाह का नियंत्रण चीन के हाथों में चला गया। इसी वजह से अब कई देश चीन के मॉडल को लेकर सतर्क हो चुके हैं। ऐसे समय में भारत ने एक ऐसा विकल्प दिया है जिसमें बराबरी की साझेदारी और पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देश भी इस भारतीय पहल को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। इस कॉरिडोर का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे मध्य पूर्व के देशों के बीच आपसी सहयोग भी मजबूत होगा। लंबे समय तक यह क्षेत्र संघर्ष, तनाव और युद्धों के कारण सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब व्यापार और कनेक्टिविटी के जरिए यहां स्थिरता लाने की कोशिश हो रही है। भारत इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है जिस पर सभी पक्ष विश्वास कर सकते हैं। यही कारण है कि यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल जैसे देश इस प्रोजेक्ट में एक साथ नजर आ रहे हैं। यह अपने आप में बेहद बड़ा बदलाव है। भारत के लिए यह कॉरिडोर केवल व्यापारिक लाभ का मामला नहीं है, बल्कि यह उसकी वैश्विक ताकत और कूटनीतिक क्षमता का भी प्रतीक बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं, उसी का परिणाम आज इस प्रोजेक्ट के रूप में सामने आ रहा है। कभी भारत को केवल एक बड़ा बाजार माना जाता था,
लेकिन आज भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बनाने की चर्चा हो रही है। दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं और भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उठाने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा कॉरिडोर केवल आर्थिक रास्ता नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। संदेश यह कि अब दुनिया केवल सैन्य ताकत से नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदारियों से चलेगी। भारत ने दिखा दिया है कि बिना दबाव बनाए, बिना किसी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए और बिना कर्ज के जाल में फंसाए भी वैश्विक नेतृत्व हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि आज दुनिया इस भारतीय मॉडल को बेहद गंभीरता से देख रही है। आने वाले वर्षों में यदि यह कॉरिडोर पूरी तरह तैयार हो जाता है तो इसका असर केवल एशिया और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। नए उद्योग विकसित होंगे, नए शहर उभरेंगे, लाखों नौकरियां पैदा होंगी और व्यापार की दिशा बदल जाएगी। भारत के लिए यह अवसर केवल आर्थिक प्रगति का नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह मजबूत करने का भी है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। आज भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक नई वैश्विक सोच का प्रतीक बनता जा रहा है और यही बात उसके विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। आज पाकिस्तानी मीडिया सरेआम रो रहा है। वहां के टीवी चैनलों पर बैठे एंकर और एक्सपर्ट्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत ने इस नए कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान को ग्लोबल ट्रेड मैप से ही बाहर फेंक दिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन तक इस सच्चाई को मान चुका है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया की कोई क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा बल्कि वह पूरी दुनिया के सप्लाई चेन नेटवर्क का एक नया और सबसे मजबूत केंद्र बनता जा रहा है। डॉन के एनालिसिस के मुताबिक भारत की विदेश नीति ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत क्या है? कर्ज, भयंकर भ्रष्टाचार और राजनीतिक सर्कस में वह देश पूरी तरह फंसा हुआ है। हालत यह हो चुकी है कि जिस सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन और पाकिस्तान मिलकर दुनिया का गेम चेंजर बताते थे, वही आज 2026 में फंडिंग की भारी कमी, सुरक्षा के बड़े खतरों और नेताओं के भ्रष्टाचार के बोझ तले दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। सीपैक आज एक सफेद हाथी बन चुका है जिससे न चीन को फायदा हो रहा है और न ही पाकिस्तान को। वहां के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और उनका आत्ममंथन अब एक गहरे अवसाद में बदल चुका है। पाकिस्तान पारंपरिक रूप से सऊदी अरब और यूएई को अपना स्वाभाविक मददगार समझता था। उन्हें लगता था कि मजहब के नाम पर अरब देश हमेशा उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करते रहेंगे। लेकिन आज वहां का मीडिया खुद यह स्वीकार कर रहा है कि खाड़ी देश कंगाल पाकिस्तान को छोड़कर उभरती महाशक्ति भारत के साथ अरबों डॉलर के फ्यूचरिस्टिक सौदे कर रहे हैं। आज दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और बाजार के साइज से चलती है। उधर चीन की हालत भी कुछ कम खराब नहीं है। बीजिंग के थिंक टैंक अब इतने हताश हो चुके हैं कि वह इटली और यूएई जैसे देशों को परोक्ष रूप से धमकियां देने पर उतर आए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय से लेकर वहां के एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि पश्चिमी देश जीरो सम गेम का हिस्सा ना बने। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन अच्छी तरह समझ चुका है कि बाजी उसके हाथ से पूरी तरह निकल रही है। चीन को सबसे बड़ा खौफ इस बात का है कि अगर भारत का यह कॉरिडोर अपने तय समय पर सफल हो गया तो चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ कागजों का एक सपना बनकर रह जाएगा। चीन के अखबार यह भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि समुद्र से रेल और फिर रेल से समुद्र वाला यह नया मल्टीमोडल रास्ता बहुत खर्चीला होगा और इसमें समय भी ज्यादा लगेगा। वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी भारत के इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा ना लगाए। लेकिन अगर हम आज के सटीक आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ है। एक्सपर्ट्स और ग्लोबल अर्थशास्त्रियों का पुख्ता अनुमान है कि इस नए रूट से भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार में समय की लगभग 40% तक की भारी बचत होगी। वहीं जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती बचेगा और पैसा भी बचेगा तो दुनिया की कोई भी समझदार कंपनी चीन के महंगे और जोखिम भरे रास्ते को क्यों चुनेगी? असली खेल सिर्फ एक नए ट्रेड रूट को बनाने का बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की जो प्लानिंग है वह आने वाले 50 सालों की वैश्विक सत्ता का निर्धारण करने वाली है।
आज पूरी दुनिया यह तय कर रही है कि आने वाले समय का अगला आर्थिक इंजन कौन सा देश होगा। कोरोना महामारी के बाद से ही दुनिया यह समझ चुकी थी कि किसी भी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। चीन यही चाहता था कि पूरी दुनिया हर छोटी से छोटी चीज के लिए, चाहे वह दवाइयां हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ और सिर्फ उसकी सप्लाई चेन पर निर्भर रहे। लेकिन भारत ने चाइना प्लस वन की सटीक नीति के जरिए पूरी दुनिया को एक ऐसा मजबूत, भरोसेमंद और पारदर्शी विकल्प दे दिया जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। आज यूरोप के देश, खाड़ी के अमीर देश और अमेरिका भी भारत को अपने सबसे स्टेबल साझेदार के रूप में देख रहे हैं।